डियर स्टूडेंट, आप लोग का ज्योग्राफी का पेपर 5 फरवरी को होनी है। अब आपके पास बहुत कम टाइम रह गया है। ऐसे टाइम पे अभी आप लोग को वैसे क्वेश्चन का अध्ययन करना चाहिए जो आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, यानी आपको गैस क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पढ़नी चाहिए। तो मेरे द्वारा आप लोग को 70 क्वेश्चन यानी अभी जो गैस यानी क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। कितना? 70। इन 70 में से खुद से कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे आप पहले कमेंट करके बताइएगा। और इस क्लास को बाबू पूरी तरह से एंड तक आपको करनी है अगर आपको बेहतर अंक लाना है, क्योंकि इसमें जितने सारे गैस क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे ये आपका फाइनल पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए बाबू इसको सीरियसली आप जो है इस क्लास को एंड तक करना। एंड साथ में आप कमेंट करके ये भी बताइएगा कि खुद से आप कितने क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाए, है ना। तो देखिए कुछ इस प्रकार का आप लोग का इंस्ट्रक्शन वगैरह पेपर वगैरह आप लोग का कुछ ऐसा ही सेम टू सेम आपको वो आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते से पहले आप लोग जो बच्चे नए आ रहे हैं चैनल को आप लोग पहले सब्सक्राइब कर लेंगे। एंड साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे ताकि इससे आपके दोस्त लोगों को भी जो है हेल्प हो पाएंगे। ठीक है डियर, तो चलिए डियर हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो कि आप देख पा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन कहता है कि भूगोल शब्द है ना, बात किसकी है? भूगोल शब्द सर्वप्रथम प्रयोग जो है ना किसने किया था? तो पता है आपको भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो हम लोग जानते हैं एरोटोस्थेनीज के द्वारा किया गया था। अब एक चीज और याद रखिएगा, मानव भूगोल का जनक किसे कहते हैं? तो रेडजोल को कहते हैं, ये भी आपको पता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? एरोटोस्थेनीज। यहाँ पे आंसर क्या है? बिल्कुल परफेक्ट लगाएं। क्वेश्चन देखेंगे आधुनिक, है ना, बात किसकी हो रही है? आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है भाई? याद रखिएगा आधुनिक, है ना, मानव भूगोल के जनक की अगर बात करेंगे तो याद रखिएगा फ्रेडरिक रेडजोल। ये आपने क्या दे? बिल्कुल करेक्ट लगाया। ठीक है, तो एकदम नोट करते चलेंगे। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहलाता है कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? आपको आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए, इसमें से मानव भूगोल का उपागम कौन नहीं है ये बताना है। जैसे कि क्षेत्र विभिन्नता ये मानव भूगोल के उपागम के अंतर्गत आएगा, स्थानिक संगठन भी आ जाएंगे, मानवीय भाईचारा भी आएगा, लेकिन मात्रात्मक क्रांति ये इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। इसलिए इसका आंसर आपका क्या है भाई? ऑप्शन आपका बी अगर आपने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट लगाएं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन, है ना, एक लोगों, है ना, निम्नलिखित में से कौन एक लोगों और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो याद रखिएगा एक महत्वपूर्ण कारक क्या हो जाएगा? मानव बुद्धि हो जाएंगे, प्रौद्योगिकी, लोगों के अनुभव, है ना, मानवीय भाईचारा। तो याद रखिएगा निम्नलिखित में से कौन लोगों और पर्यावरण के बीच जो पारस्परिक क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है ना, वो कौन सा होगा भाई? वो मानव बुद्धि हो जाएंगे। ठीक है, मानव बुद्धि और किस में आ जाएगा? टेक्नोलॉजी, दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो मानव बुद्धि आप दिए हैं, बिल्कुल सही है। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है ना। याद रखिएगा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एकदम आराम से आपको क्वेश्चन को समझना और इसका आंसर देना। क्या हो जाएंगे भाई? बताइए क्या हो जाएगा? एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है ना। चलिए, यानी रेडजल। क्या बता रहे भाई? तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे? फ्रेडरिक रेडजल। आपने सही दे रहे हैं, तो जितने सारे बच्चे आप लोग रेडजल बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है नवनिस्वाद के प्रवर्तक। आपसे क्या पूछे गए? नवनिस्वाद के प्रवर्तक। आपसे सवाल ये भी पूछे जा सकते हैं कि ना रुको और जाओ निस्वाद, है ना, रुको और, है ना, रुको और जाओ निस्वाद, है ना, रुको और जाओ निस्वाद के बारे में पूछेंगे तो याद रखिए वो कौन हो जाएंगे? ग्रिफिथ टेलर हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नवनिस्वाद का प्रवर्तक भी कौन हो जाएंगे? ग्रिफिथ टेलर। और रुको और जाओ निस्वाद के भी जो है ना प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? तो वो ग्रिफिथ टेलर। यानी एक ही चीज को कहते हैं, रुको और जाओ निस्वाद उसी को कहते हैं, है ना, और निस्वाद भी उसी को ही कहा जाता है, रुको और जाओ निस्वाद को ही। ठीक है, आगे देखिए मानव भूगोल क्रियाशील और मानव और पृथ्वी के अस्थायी परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये कथन जो है ये किसका है? तो याद रखिएगा ये कुमारी सैंपल के द्वारा ये जो है ये किसका सिद्धांत भाई? तो याद रखिएगा ये हो जाएंगे एलन सैंपल। ये आपने क्या दिया? बिल्कुल करेक्ट लगाया। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहलाता है संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था? जो कि संभववाद शब्द का प्रयोग जो है ये किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा लुसियन फेब्रे के द्वारा जो संभववाद, है ना, शब्द का प्रयोग किया गया। तो याद रखिएगा क्या हो जाएंगे इसका आंसर? लुसियन फेब्रे। आपने क्या दिए? सटीक लगाया। ठीक है, तो आपने जितने सारे बच्चे आंसर लगा रहे लुसियन फेब्रे, बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है संभववाद अवधारणा में, है ना, किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? ध्यान दीजिएगा संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? जो कि आपको पता होना चाहिए संभववाद में ना मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना गया और प्राकृतिक घटक, ये दोनों आता है, लेकिन ये जो इसमें प्राथमिकता जो दिया गया है ये मानवीय घटक को दिया गया है, जबकि ये दोनों हो जाएंगे, लेकिन ये मानवीय घटक को इसमें जो है प्राथमिकता दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, आगे देखेंगे रुको और जाओ निस्वाद के प्रवर्तक। मैंने अभी जस्ट बताया नवनिस्वाद के प्रवर्तक कौन है? नवनिस्वाद को ही रुको और जाओ निस्वाद कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और इसका आंसर क्या हो जाएंगे? ग्रिफिथ टेलर। आपने क्या दिया? करेक्ट लगाया। इसका आंसर क्या हो जाएंगे? ग्रिफिथ टेलर सही आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है किस वर्ष मानव की जनसंख्या जो 6 अरब, है ना, हो गई थी? बताइए, है ना, मानव जो है ना किस वर्ष मानव की जनसंख्या जो 6 अरब हो गया था? तो याद रखिएगा 1999 को जो है ना 6 अरब हुआ था। ये आपने क्या लगाया? 1999, बिल्कुल सही दिए। आगे देखिए निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? आपको बताना इनमें से कौन जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं होगा? तो याद रखिएगा आवास। आपको ध्यान क्या रखना है भाई? आवास जो होगा क्या होगा? एक कारक नहीं होगा। यह आपने क्या दिया? करेक्ट लगाया, यानी आवास इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है कि निम्नलिखित में से कौन एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो
आपको यहाँ बताना है कि विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र इसमें से कौन सा नहीं है। जैसे ध्रुवीय प्रदेश ये विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र, भूमध्य रेखा प्रदेश ये भी विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, दक्षिण पूर्वी एशिया ये विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएंगे दक्षिण पूर्वी एशिया। आपने सही लगाया। क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा है ना क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। अब बताइए इसमें से सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र आपको बताना, तो याद रखिएगा सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र आ जाएगा वो दक्षिण पूर्वी एशिया। ये क्या है भाई, तो ये दक्षिण है ना, दक्षिण पूर्वी एशिया ये आपका सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहता है जनसंख्या वृद्धि दर जो है ना सर्वाधिक जो है कौन सा है ना महाद्वीप में, तो याद रखिएगा जनसंख्या वृद्धि दर की अगर बात करेंगे तो अफ्रीका जो है ना, अफ्रीका में जो जनसंख्या वृद्धि दर जो है सर्वाधिक है। और देखिए अगर बात करेंगे सबसे अधिक जो है किसके पास है, तो सबसे अधिक जनसंख्या, तो याद रखिएगा सबसे अधिक की अगर बात करेंगे तो याद रखिएगा सबसे अधिक जो बात करेंगे तो हो जाएगा एशिया में। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। आपसे क्या पूछे गए, विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र की बात करेंगे तो याद रखिएगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ये आपका क्या हो जाएंगे विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखिए मैंने क्या बताया आपको, यानी अगर यहाँ आपका क्या विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ये आपने सही दिए हैं। अगर सघन में आपको पश्चिमी यूरोप आ जाएंगे, दक्षिण पूर्वी एशिया ये सघन में आ जाएंगे। बात देखिए क्वेश्चन कहलाता है विश्व के सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है सम्मिलित नहीं है। जो कि आपको क्या बताना है, जो आपको यहाँ ध्यान देना है कि सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र में सम्मिलित नहीं आएगा तो वो दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका ये जो है ना ये सघन में नहीं आएगा। इसका आंसर क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, एकदम आराम से आपको अच्छे से एकदम नोट करते हुए चलना है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है कि विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो आपसे क्या पूछा गया कि विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो हम लोग जानते हैं ना कि अभी क्या अपना भारत जो एक नंबर पे आ गया, दूसरा नंबर पे कौन आ गया भाई, तो दूसरा नंबर पे जो आ गया चीन आ गया। ठीक है, तीसरा स्थान पे कौन आ गया, तो यूएसए आ गया, ये आपको ध्यान है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है कि विश्व में जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग एशिया में निवास करती है। जो कि आपको बताना है एशिया में निवास जो करते हैं 60%, कितना प्रतिशत करता है भाई, 60% करते हैं, आप लोग को नोट करनी है। ठीक है, चलिए तो विश्व में जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग जो एशिया में निवास करती है, तो याद रखिएगा 60%, ये बिल्कुल सही दिया है। जनसंख्या परिवर्तन का घटक निम्नलिखित में से कौन सा है, आपको ध्यान रखना है जनसंख्या परिवर्तन का घटक इसमें से कौन सा है, तो याद रखिएगा जैसे जन्म आ जाएंगे, मृत्यु आ जाएंगे, प्रवास, ये तीनों आ जाएगा जनसंख्या है ना, जनसंख्या परिवर्तन का घटक ये तीनों है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएंगे, इनमें से सभी बिल्कुल सही दिए। देखिए सड़क परिवहन किस स्थलाकृति का उपयोग साधन है, तो भाई यहाँ किसकी बात हो रही है, सड़क परिवहन की बात हो रही है, किस स्थलाकृति का उपयोगी साधन है, तो याद रखिएगा ये आपका जो है ना मैदानी आपने क्या दिया, करेक्ट लगाया। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है विश्व के किस देश में है ना सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है। तो आपको बताना है सड़कों की लंबाई जो है विश्व में सर्वाधिक है, तो याद रखिएगा वो कौन सा देश होगा, तो याद रखिएगा उसका आंसर क्या हो जाएंगे यूएसए। आपने जो यूएसए की लंबाई सबसे अधिक है तो यूएसए में। ठीक है, तो आपने सही लगाया। आगे देखते हुए चलेंगे क्वेश्चन देखिएगा सुएज नहर जो मिलता है यानी किनको कहां से मिलते हैं, है ना, बात किसकी हो रही है, सुएज नहर जो व्यापार के लिए कब खोली गई थी, जो पता है आपको 1869 में इसको खोली गई है। अब ये बताना आप लोग को ये जो कहां मिलती है ये आपको याद रखना है। तो भूमध्य सागर को जो है लाल सागर से आपने क्या दिया है, सटीक लगाया। ठीक है, तो भूमध्य सागर को लाल सागर से आपने सही दिए। आगे देखिए विश्व का व्यस्तम है ना, ध्यान रखिए विश्व का व्यस्तम जो आपको समुद्री मार्ग कौन सा है, तो ये बताइए कौन सा हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा उत्तर अटलांटिक मार्ग ये आपने क्या दिया, बिल्कुल करेक्ट लगाए, उत्तर अटलांटिक मार्ग है ना, सही आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है पनामा नहर जोड़ता है पनामा नगर को किससे, है ना, पनामा नहर जो पनामा नगर को जोड़ते हैं वो किनसे जोड़ते हैं ये आप लोग को बतानी है। ठीक है, चलिए बताइए क्या हो जाएंगे। ओके, अगर इसकी बात करें पनामा नगर को जोड़ते हैं, जो किससे कहां से जोड़ते हैं, कोलोन से जोड़ते हैं, है ना, कहां से जोड़ते हैं भाई, इसको याद रखना कोलोन से जोड़ते हैं। ये आपने क्या लिखा है, कोलोन, बिल्कुल सही दिया है। क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से वह कौन सा सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान और लंबी है ना दूरी के लिए जो है प्रयुक्त है। तो याद रखिएगा कौन सा परिवहन साधन होगा जो है ना लंबी दूरी और भारी सामान के लिए जो है यह, तो याद रखिएगा वो जल परिवहन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई, तो जल परिवहन आपने क्या लगाया, करेक्ट लगाया। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग एक चीज जल परिवहन तो ये आपका करेक्ट हो गया। अब वायु परिवहन की अगर बात करेंगे तो वायु परिवहन है ना जो सबसे क्या है महंगा है, ये क्या हो जाएंगे, ये महंगा परिवहन हो जाएंगे। ये आपने बिल्कुल नोट कर लिया, महंगा परिवहन हो जाएंगे, ये आपने सटीक लगाया। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है ट्रांस साइबेरियन है ना, बात किसकी हो रही है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है ना किस देश में स्थित है ये आप बताइएगा। तो याद रखिएगा रूस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई, तो रूस आपने क्या लगाए, बिल्कुल सटीक लगाए। क्वेश्चन देखिएगा उत्तरी अटलांटिक मार्ग जो जोड़ता है, बात किसकी हो रही है, उत्तरी अटलांटिक मार्ग जोड़ते हैं वो किनको कहां से जोड़ते हैं, पता है आपको, उत्तरी अटलांटिक मार्ग जोड़ते हैं उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ते हैं। कहां से, उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ते हैं, ये आपने सही देखिए। विरुद्ध ट्रंक मार्ग जो है संबंधित है किससे हो जाएंगे, तो देखिए या किसकी बात हो रही है, विरुद्ध ट्रंक मार्ग की बात हो रही है। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएंगे उत्तर अटलांटिक महासागर से। ये आपने क्या लगाया, उत्तर अटलांटिक महासागर, यानी बिल्कुल सटीक दिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है पार महाद्वीपीय है ना, ध्यान दीजिएगा पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट मार्ग जो है ना किनके माध्यम से होकर से गुजरती है, तो ये आप लोग बताइए किनसे होकर के गुजरती है। तो ये डार्विन को जो है ना मालवीन से है ना, कि ये आपने क्या लगाया, बिल्कुल सटीक लगाया, यानी डार्विन को जो है मालवीन से जो क्या करते हैं लेकर गुजरते हैं। इसका आंसर आपने सही दिए। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है, ध्यान दीजिएगा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई है ना, बात किसकी हो रही है, विश्व व्यापार संगठन की बात हो रही है। काफी जो है आप लोग का यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं WTO कहते हैं ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका स्थापना हम लोग जानते हैं 1995 में हुआ है। ये आपको पता है कब हुआ है इसका स्थापना, 1995, ये आपने सही लगाया है। ठीक है,
चलिए, तो इसको इससे पहले इसका नाम क्या था भाई, गेट था, है ना। इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1948 को गेट का स्थापना, वही आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए विश्व व्यापार संगठन का स्थापना 1995 को, ये आपने बिल्कुल सही दिया। अब देखिए ओपेक, है ना, बात किसकी हो रही है, ओपेक का संबंध किससे है ना, आपसे किससे बात हो रही है, ओपेक की बात हो रही। तो पता है ओपेक जो है ये पेट्रोलियम निर्यात से हो जाएंगे, तो ये आपने क्या दिया है ना, ओपेक जो आएगा पेट्रोलियम निर्यात से हो जाएंगे, इसका आंसर सही है। आगे देखिए क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में है ना, क्या किसकी बात हो रही है, यूरोपीय संघ की बात हो रही है। तो याद रखिएगा यूरोपीय संघ का जो आपका आ जाएंगे बेल्जियम आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे भाई, बेल्जियम, ये आपने सही लगाए। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है, दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है, बात किसकी हो रही है, दो देशों के जो मध्य व्यापार है उसको क्या कहलाते हैं, तो अंतरदेशीय व्यापार कहलाते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाते हैं, इसको क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ये आपने सही लगाए। आगे देखिए क्वेश्चन है कि विश्व का अधिकांश महान जो पतन है किस प्रकार के वर्गीकृत किए गए हैं, है ना। जो विश्व के अधिकांश महान पतन जो है ये किस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं, तो विस्तृत पतन वर्गीकृत किए गए, ये आपने क्या दिया, विस्तृत पतन सही है। आगे देखिए दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में जो है कौन एक ओपेक का सदस्य है, आपसे क्या पूछे गए, ओपेक का सदस्य जो इसमें से कौन सा आएगा, ठीक है। दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र में कौन सा जो है ओपेक का सदस्य है, तो ओपेक का सदस्य जो आएगा वो वेनेजुएला जो है ओपेक का सदस्य है। पता है ये ओपेक का स्थापना 1960 में हुआ था, ये आप लोग को है ना नोट करनी है। आगे चलिए क्वेश्चन क्या कहलाता है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे है ना, क्वेश्चन क्या पूछे गए, ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे भाई, तो एकदम बिल्कुल अच्छे से बताना है। ओपेक का अगर मुख्यालय की अगर बात करेंगे तो वियना, ये आपने क्या दिया, बिल्कुल करेक्ट लगाए, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है, निम्न में से किस है ना किसी सघन संघ का जो मुख्यालय ना काठमांडू में अवस्थित है, बताइए इसमें से एक संघ है ना, निम्न में से किस संघ का मुख्यालय जो काठमांडू में है, जैसे कि ओपेक का है, नहीं बिल्कुल नहीं होगा। दक्षिण का, ये आपने सही दिया, और इसका स्थापना 1985 में हुआ है, ये आपने सही लगाया, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है, क्वेश्चन क्या कहलाता है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है ना, आपसे क्या पूछे गए, जो कि काफी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को ये बतानी है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो स्थित है कहाँ पे, तो जेनेवा में, ठीक है। तो आपने क्या लगाया, जेनेवा, बिल्कुल करेक्ट लगाना है। अब देखिए WTO की अगर बात करें इसका स्थापना कब हुआ है, 1995 को, ये आपने सही लगाया, ठीक है। चलिए तो इसका है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, इसका आपने क्या दिया, जेनेवा, बिल्कुल सही लगा रहे। क्वेश्चन देखिएगा, व्यापार संबंधित है ना, बात किसकी हो रही है, व्यापार जो संबंधित है तो किससे, प्राथमिक क्षेत्र से हो जाएंगे या द्वितीय क्षेत्र से, तृतीय, या इनमें से कोई नहीं। तो आपसे व्यापार संबंधित की अगर बात करेंगे तो ये आपका तृतीय क्षेत्र से हो जाएंगे, ये आपने क्या लगाया भाई, एकदम करेक्ट लगाया, तृतीय क्षेत्र, ये बिल्कुल करेक्ट लगाया, ठीक है। चलिए तो व्यापार संबंधित किससे हो जाएंगे, तो ये तृतीय क्षेत्र से आपने सही लिया। किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा, किसी झील के चारों ओर है ना बसा गांव जो आएगा वो किस प्रतिरूप में आएगा, तो विरती आ जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, निहारिका कहते हैं ना, क्या कहते हैं इसको, निहारिका कहते हैं, ये आपने नोट कर लिए होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक है ना खनन नगर है, तो बताइए इसमें से खनन नगर की बात हो रही है, तो खनन नगर आपका जो ब्रोकन ये हिल, ये जो आपका क्या खनन नगर है, ठीक है। तो आपने क्या दिया, ब्रोकन हिल, आपने क्या दिया, खनन नगर, बिल्कुल सही दिए, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रोकन हिल, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है, जैसे कि आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में से ग्रामीण बस्ती ग्रामीण जो आदिवासियों से संबंधित है, तो देखिए क्रियाकलाप को कितने वर्गों में बांटा गया है, जो कि आप लोगों को पता है ये 5 वर्गों में है ना, जो कि क्रियाकलाप को कितने वर्गों में बांटा गया भाई, तो याद रखिएगा इसका जो होगा आपका यानी 5 वर्गों में। अब देखिए इसमें से प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, आपको ये बताना है कि आर्थिक ग्रामीण आदिवासी जो संबंधित होगा तो आपका प्राथमिक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपने क्या दिया, प्राथमिक, यानी बिल्कुल करेक्ट लगाए। क्वेश्चन देखिए, पर्वतीय प्रदेशों में जो किस प्रतिरूप है ना का आदिवास पाया जाता है, आपसे क्या पूछे गए, जो कि पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप का आदिवास पाया जाता है, तो हम लोग जानते हैं ये सिरुनुमा आकार का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, ये सिरुनुमा, एकदम बिल्कुल सही लगा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पठारी नगर है, आपको बताना है इसमें से पठारी नगर के बारे में, नागपुर, आबू, मास्को, या है ना फिलाडेल्फिया। तो याद रखिएगा ये नागपुर आपने क्या दिया है ना, सटीक लगाए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, नागपुर जो है पठारी नगर है, ये आपका आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है कि निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक नगर है, तो याद रखिएगा व्यावसायिक नगर की अगर बात करेंगे तो एमएस है ना, एमएस स्टेडियम, ये आपका क्या व्यावसायिक नगर है, ये आपने सटीक लगाए, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है, निम्नलिखित में से कौन जो है सांस्कृतिक नगर है, जो कि आपको बताना है इसमें से सांस्कृतिक नगर कौन सा है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, फास्ट लगाइएगा। तो व्यवसायिक अगर सांस्कृतिक नगर की बात करेंगे तो मक्का एक क्या है, सांस्कृतिक नगर है, ये आपने क्या दिया, सटीक लगाए, ठीक है। तो ये सांस्कृतिक नगर कौन सा हो जाएगा भाई, मक्का सांस्कृतिक नगर है। अब देखिए क्वेश्चन कहलाता है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है रही है, तो प्राचीनतम नगरीय बस्ती के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका सिंधु घाटी जो है ना आपका क्या हो जाएंगे, प्राचीनतम नगरीय बस्ती, ये आपने सटीक लगाए, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है कि निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, अब बताइए इनमें से आपको बताना है कि ऑस्ट्रेलिया का राजधानी की अगर बात करेंगे तो कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कहां पे भाई, कैनबरा, ये आपने सही दिया है। अदिस अबाबा का कहां, अदिस अबाबा है ना, अदिस अबाबा किस इथोपिया का राजधानी क्या होगा भाई, इथोपिया का है ना, इथोपिया का अगर राजधानी बात करेंगे
इथोपिया, है ना। इथोपिया का अगर राजधानी बात करेंगे तो क्या हो जाएंगे, अदिस अबाबा हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है मेगानगर की जनसंख्या जो होती है ना कितनी होती है। आपसे क्या पूछे गए, मेगानगर की जनसंख्या के बारे में पूछे गए, तो मेगानगर की जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक होते हैं, ये आपको नोट करनी है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन कहलाता है कि है ना जनसंख्या सबसे कम है ना किस राज्य की, है ना। अब देखिए यहाँ से क्या पूछा गया, किस राज्य का, यहाँ थोड़ा सा ना मिस्टेक हो गया, किस राज्य का, किस राज्य का जनसंख्या सबसे कम है, जो कि आपके स्क्रीन पे है। तो याद रखिएगा मणिपुर का नहीं होगा, यहाँ आपसे जो सबसे कम जो किसका, सिक्किम का है। अगर आप सबसे अधिक अगर पूछे जाएंगे सबसे अधिक किसका है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, किसका हो जाएंगे सबसे अधिक, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या सबसे अधिक है, ये आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए एक चीज और याद रखिएगा आप लोग, है ना, जनसंख्या घनत्व की अगर बात करेंगे सबसे अधिक किसके पास है, घनत्व अगर बात करें तो घनत्व जो होगा अपना बिहार के पास है ना, पता ना अपना बिहार का है कितना, 1106 प्रति व्यक्ति के वर्ग किलोमीटर में लोग जो है निवास करते हैं। और सबसे कम किसका है, तो अरुणाचल प्रदेश का, जहां 17 है ना, 17 व्यक्ति जो प्रति वर्ग किलोमीटर लोग निवास करते हैं, ये आपने सही दिए हैं। अब देखिए क्वेश्चन कहलाता है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व है सबसे कम है, तो सबसे किसका है भाई, सबसे कम की अगर बात, सबसे अधिक अगर पूछे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएंगे अपना, और सबसे कम वो अरुणाचल प्रदेश का हो जाएंगे आपके, है ना, अरुणाचल प्रदेश सबसे कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह करके आपको याद रखना है, सबसे कम अगर पूछे जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश, और सबसे अधिक किसका है, तो अपना बिहार का है। आगे देखिए किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। अब देखिएगा इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा राज्य का जो साक्षरता दर जो है सबसे अधिक है। तो अगर साक्षरता दर की अगर बात करें तो याद रखिए केरल का जो है ना साक्षरता दर सबसे अधिक है, और सबसे कम की अगर बात करें तो सबसे कम अपना बिहार का हो जाएंगे, ठीक है। किसका हो जाएंगे, सबसे कम, है ना, अपना बिहार का साक्षरता दर के श्रेणी में। आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या कम है। तो देखिए अगर देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार, किसके अनुसार, 2011 के जनगणना के अनुसार अगर बात करें किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, तो याद रखिएगा सिक्किम का, ये आपने करेक्ट लगाया, ठीक है। यही क्वेश्चन मैंने आपको वहां बताया था, ठीक है। चलिए तो आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगानगर है। आपसे क्या पूछा गया, सर्वाधिक मेगानगर, जनसंख्या वाला मेगानगर के बारे में आप लोग को बतानी है, बहुत अच्छे से बताइए। अगर बात करेंगे सर्वाधिक, है ना, जनसंख्या वाला मेगानगर की अगर बात करें तो वो कौन हो जाएंगे, मुंबई आ जाएंगे। क्यों है, क्योंकि यहाँ जो ये क्या है, वित्तीय राजधानी है ना, फिल्मी इंडस्ट्रीज है, ये जो है क्या है भाई, तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, ये सबसे अधिक जो है मेगानगर वाला जनसंख्या वाला जो है राज्य हो जाएंगे। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या में शरणार्थी कहां से आए थे, तो भारत में सबसे अधिक जो है शरणार्थी में जनसंख्या जो आए थे कहां से आए थे, तो बांग्लादेश, ये आपने क्या लगाया, बांग्लादेश, यानी बिल्कुल सटीक है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएंगे, बांग्लादेश, बिल्कुल सही दिए। तो सर्वाधिक शरणार्थी कहां से आए थे, बांग्लादेश से आए थे, है ना। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में जो है किसकी साक्षरता दर उच्चतम है। तो सबसे अधिक जो है साक्षरता दर उच्चतम किसका है, तो लक्षद्वीप का आपने क्या दिया, लक्षद्वीप का जो है साक्षरता दर क्या है, सबसे अधिक है, ठीक है। तो आपने क्या दिया, लक्षद्वीप, आपने आंसर सही दिए, है ना। देखिए साक्षरता दर का अगर राज्य के पूछे जाएंगे तो याद रखिए केरल, है ना, ये आपने सही लगाया। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जो है सर्वाधिक है। तो नगरीय है ना 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात करें तो सबसे अधिक जो है किसका है, तो तमिलनाडु का, ये आपने क्या दिया है, तमिलनाडु, यानी बिल्कुल सटीक लगाए, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे भाई, तमिलनाडु आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया जी, आपने एकदम बहुत बेहतरीन ढंग से आंसर दिए। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है कि भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से, है ना, कौन नगर परिभाषा का अंग नहीं है। इसमें से तो जो है नगर का परिभाषा का अंग नहीं होगा। तो देखिए जनसंख्या घनत्व जो है 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये जो है ना इसका है। नगर पालिका, नगर निगम आदि का होना, ये भी है ना। जनसंख्या का आकार 5000 व्यक्ति से अधिक, बिल्कुल है ना, ये भी है। लेकिन 75 से अधिक से जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न, ये जो है क्या, शहर की यानी जो जनसंख्या होता है 75% से अधिक जनसंख्या जो प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न नहीं होता है ना। प्राथमिक क्षेत्र में कौन रहता है, जो खास करके गाँव के लोग रहते हैं, है ना। तो ये तो आपको पता ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, आपका परफेक्ट है, डी एकदम राइट आंसर है। बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार, है ना, भारत की किस, है ना, भारत की जनसंख्या जो कितना था, तो याद रखिएगा अगर बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार अपना भारत की जनसंख्या की अगर बात करेंगे तो 121 करोड़, ये आपको ध्यान रखना। कितना हो जाएगा भाई, 121 करोड़, ये आपने सही लगाया, ठीक है। कितना हो जाएंगे, 121 करोड़ आपने सही दिए। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। तो पुरुष जो प्रवास करता है इसका कारण क्या है, तो खास करके ना पुरुष क्या करते हैं, काम और रोजगार के लिए एक स्थान से दूसरा स्थान तक जाते रहता है, यानी प्रवास करते रहता है। तो ये आंसर क्या हो जाएंगे, काम और रोजगार के लिए बिल्कुल सही है। अब किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या में, है ना, अप्रवासी आते हैं। तो अप्रवासी जो आते हैं ना सबसे अधिक किसका, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र का, ये आपने करेक्ट लगाया, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या हो जाएंगे भाई, महाराष्ट्र आपने सही दिए, है ना। किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या में अप्रवासी आते हैं, तो महाराष्ट्र का आते हैं, है ना। भारत में प्रवास की निम्नलिखित धारा में से कौन सा धारा जो पुरुष प्रधान है ना। पुरुष प्रधान क्या करते हैं भाई, ग्रामीण से जो कहां जाते हैं, नगरी की ओर जाते हैं, है ना। क्यों जाते हैं, क्योंकि नगर में क्या है भाई, रोजगार है। तो याद रखिए ग्रामीण से नगरी की ओर जाते हैं, ये आपने सही लगाया, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है कि निम्नलिखित में से किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है। तो आप बताइए इसमें से कौन सा है ना,
नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या का अंश जो है सर्वाधिक है, तो वो मुंबई नगरीय समूह आपने क्या दिया, मुंबई नगरीय समूह, बिल्कुल सटीक लगाएं। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है जब लोग है ना अनुकूल अवसरों से आकर्षित होकर है ना प्रवास करते हैं, जब लोग अनुकूल अवसरों से आकर्षित होकर प्रवास करते हैं तब वह प्रवास कौन से कारक कहलाते हैं, तो याद रखिएगा वो आपका जो हो जाएंगे कौन सा अपकर्षक कारक कहलाते हैं ना, कौन सा, जब लोग क्या करते हैं है ना आकर्षित होकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं अपने सुविधाओं को देखते हुए, तो उसको हम लोग अपकर्षक कारक कहेंगे है ना। प्रतिकर्षक कारक वह कारक होता है जब लोग मजबूरी में अपना घर छोड़ करके दूसरी जगह जाते हैं, तो वो प्रतिकर्षक कारक के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है किस राज्य में विवाह के बाद जो है पति अपने पत्नी के घर आकर रहता है, तो याद रखिएगा कौन सा राज्य है जहाँ है ना विवाह के बाद जब पति जो अपना है ना पत्नी के घर आकर रहते हैं, तो वो जो है मेघालय एक ऐसा है ना राज्य जहाँ पे जो है ना पति क्या करते हैं अपने पत्नी के घर जो है रहते हैं शादी करने के बाद। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएंगे, मेघालय आपने सही लगाए। आगे देखिए भारत में स्त्रियों में सर्वाधिक प्रवास किस कारण से होता है ना, सबसे अधिक जो है ना स्त्री जो प्रवास करते हैं ना वो किसके कारण करते हैं, तो भाई आपको पता होना चाहिए सबसे अधिक जो प्रवास करते हैं वो विवाह के लिए करते हैं ना, किसके विवाह की वजह से सबसे अधिक प्रवास करते हैं, ये आपने सही दिए है ना, तो बिल्कुल आपने करेक्ट लगाए। तो विवाह होता है तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा ही। अब देखिए उपनिवेश काल में है ना, उपनिवेश काल में भारत के से गए है ना प्रवासी श्रमिकों है ना मॉरिशस वो कैरिबियाई देशों का क्या कार्य करते हैं, तो याद रखिएगा रोपण कृषि आपने करेक्ट लगाए। ठीक है, लास्ट 69 क्वेश्चन देखिए भारत में ग्राम से नगर होने वाले प्रवास में कौन सी पर्यावरण की समस्या प्रमुख रूप से जो है उत्पन्न होती है, तो वो आपका गंदी बस्ती का यानी फैलाव, ये आपने क्या दिए सटीक लगाए। ठीक है, तो भारत में ग्राम से है ना नगर होने वाले प्रवास से कौन से पर्यावरणीय समस्या का जो प्रमुख रूप से जो है उत्पन्न होती है, तो ये गंदी बस्तियों का फैलाव, ये आपने सही दिया। आगे देखिए जब लोग है ना जो लोगों के निवास स्थान अथवा है ना उद्गम स्थल को छुड़वाने का कारण बनते हैं वो कहलाते क्या है, तो वो प्रतिकर्षक कारक कहलाते, ये आपने क्या दिए सटीक लगाए। ठीक है, तो डियर मैंने आपको 70 क्वेश्चन है ना 70 क्वेश्चन पूरे गैस क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड किए। अब बताइए इन 70 में से खुद से कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।